अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ बलोच पेशे के एतबार से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आपने आज से पहले इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी। पाकिस्तान में क्यों महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, क्यों हम बैरूनी कर्जों में फंसते जा रहे हैं। 45 days, the Pakistani government borrowed 3.2 trillion rupees. That's about $11.5 billion at today's exchange rate. और दुनिया से क्यों इतना पीछे रह गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी रिकमेंडेशंस बताने जा रहा हूं जो पाकिस्तान की तारीख में ना किसी थिंक टैंक ने बात की है, ना किसी सियासतदान ने बात की है। अगर हम इन रिकमेंडेशंस के ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं हम बहुत जल्दी अपने वतन अज़ीज़ को तरक्की की राह पे ला सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इन मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। मेरी रिकमेंडेशंस और रिफॉर्म्स में सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। मैं चाहता हूँ इलेक्शंस को आसान बनाया जाए, ये जल्द से जुलूस का कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जाए ताकि इसमें हर काबिल बंदा हिस्सा ले सके। आजकल जो MNA MP लाखों करोड़ों रुपए लगा के असम्बली में आते हैं वो सबसे पहले अपने पैसों का सोचते हैं। इसकी जगह इलेक्शन से पहले डिबेट्स कराई जाएँ, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपका मंशूर क्या है और आप इसके ऊपर कैसे अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। माजी में हमारे साथ वादे किए गए थे कि रोटी कपड़ा मकान दिया जाएगा। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान के बाद नया नारा तैयार कर लिया। 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म कर दी जाएगी। करप्शन का खात्मा, गैर जानिबदार एहतिसाब और मुल्क को फलाही रियासत बनाने का आज़म PTI के मंशूर में शामिल है। और आपको 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको आइंदा पंजाब में बिजली का बिल नहीं आएगा। इसमें से एक के ऊपर भी काम नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मंशूर के ऊपर अपने लीडर से सवाल नहीं करते। हम अपने लीडर से पूछते नहीं हैं कि जो आपने 5 साल पहले वादा किया था, जो आपका मंशूर था, उसके ऊपर आपने काम क्यों नहीं किया। ये बहुत बड़ी वजह है। मेरी अगली रिकमेंडेशन है कैबिनेट फॉर्मेशन। मुझे लगता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला कैबिनेट फॉर्मेशन का है और यहीं से बिगाड़ शुरू होता है क्योंकि हर वज़ीर ने अपने शोबे में कारकर्दगी दिखानी होती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं वो कोई इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लेके नहीं है, वो वेल एजुकेटेड नहीं है। तो जो MNAs बन जाते हैं तो उनमें वजारतें बांट दी जाती हैं। तो इसके अंदर मेरी 2 तजवीज़ हैं। सबसे पहले ये है कि कानून पास किया जाए कि वजारतों में कोई भी MNA नहीं होगा, उसमें टेक्नोक्रेट होंगे। तो फील्ड से जितने भी रेलिवेंट बंदे आपको मिलते हैं, एक्सपीरियंस्ड बंदे मिलते हैं, वो लेके आएँ। फिर देखें कि आपको क्या कारकर्दगी मिलती है और पाकिस्तान कैसे तरक्की नहीं करता। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वज़ीरों का ऐलान कर दे कि ये बंदा मेरा IT का मिनिस्टर होगा और इस बंदे ने IT की डिग्री की हुई है और इसका इतना एक्सपीरियंस है। और उसके मुकाबले में जो दूसरी पार्टी लेके आए वो भी बताया कि ये हमारा MNA वज़ीर बनेगा IT का और इसका ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और ये इसकी एजुकेशन है। और इनका इंतखाब पूरा पाकिस्तान करे, ये किसी भी हलके से खड़े ना हों, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि जो हमारी IT मिनिस्ट्री पूरे पाकिस्तान में काम करेगी तो उसका ये वज़ीर है, इसका ये एक्सपीरियंस है, ये इसकी स्किल्स है, इसको हमने चुनना है या नहीं चुनना। तो इस तरह से 2 तजवीज़ें हैं, या तो टेक्नोक्रेट लेके आएँ या इनके डायरेक्ट इलेक्शंस करवाएं और पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले बता दें कि ये हमारे बंदे हैं और इनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और ये हमारे लिए इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करेंगे। तो इस तरह से हम पाकिस्तान को बहुत जल्दी एक कामयाब लोग देकर तरक्की करवा सकते हैं। इसके बाद हुकूमत को चाहिए कि मुल्क के अंदर इकनॉमिक एमरजेंसी लगाए कम अज़ कम 10 साल के लिए और कुछ इकनॉमिक रिफॉर्म्स करे। इसमें सबसे पहले हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके आना होगा और उसके बाद जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस है। इसको कैसे ख़त्म करना है? सबसे पहले आप मुल्क के अंदर माहौल बनाएं, आप इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाएं कि वो यहाँ पे महफूज हैं। 1 विंडो ऑपरेशन यकीनी बनाएं। अगर कोई भी बंदा कंपनी खोलना चाहता है, कोई कारोबार रजिस्टर करवाना चाहता है, उसका 1 दिन के अंदर काम हो बग़ैर रिश्वत के। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का वो एनर्जी क्राइसिस है। यहाँ की बिजली बहुत महंगी है। Pakistan is grappling with a severe energy crisis.
The country is facing a significant electricity shortfall. आप बिजली को या फ्री कर दें या इसको बांग्लादेश और इंडिया की तरह बिल्कुल सस्ती कर दें। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे काट लें, आप जितनी सब्सिडीज़ लगा रहे हैं आप 10 साल के लिए वो काट लें। उससे बड़ा काम, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे नहीं काटते तो जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, जितनी भी हमने सरकारी घर दिए हुए हैं और उसके अंदर हमारे 10-10, 20-20 एसी चल रहे हैं, ये सारे ख़त्म कर दें। अहले खाना समेत इलाज मुआलजे की सहूलियात हासिल। बैरून मुल्क जाने के लिए चेयरमैन किसी एक फैमिली मेंबर को साथ ले जाने के मजाज। सरकारी तैयारे पर घर के 4 अफराद को साथ ले जा सकेंगे। आप अफसरान को बताएं, ब्यूरोक्रेट्स को बताएं कि 10 साल के लिए आपको मुल्क के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो सारे का सारा पैसा आप लेके आएँ और इंडस्ट्रीज़ को और जो छोटी छोटी सनतें हैं उनको आप सहूलियात दें। और साथ साथ आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का अगर पैसा किसी तरह यूटिलाइज़ करके आप छोटी छोटी सनतें बना के घरों में दे सकते हैं, जैसे बांग्लादेश ने औरतों को बना के दिए हैं। अगर आप वो बना के देंगे तो उससे कारोबार भी चलेंगे और वो सस्टेनेबल भी होंगे। आपको हर महीने पैसे भिखारियों की तरह उनको भीख नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर बिजली है, इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स करनी होगी और एजुकेशन के लिए बजट को भी बढ़ाना होगा। ये यूनिवर्सिटीज़ जो ग्रेजुएट बनाने की फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, इनको मेक श्योर करना होगा कि इनके ग्रेजुएट्स के पास स्किल्स हैं। हर साल लाखों इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अपनी डिग्रीज़ मुकम्मल करते हैं, लेकिन इनमें बेशतर बेरोज़गार हैं क्योंकि इनके पास स्किल्स ही नहीं है। मेरी गुजारिश है कि एक कैबिनेट बनाई जाए जो मेक श्योर करे कि हमारा सिलेबस अप टू डेट हो, हमारे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ैकल्टी अप टू डेट हो, ताकि हमारी यूथ वैल्यूएबल हो और हमारे पाकिस्तान की तरक्की में शाना बशाना हमारा साथ दे। अब हमें और हमारी हुकूमतों को दुनिया की तरह बड़ा सोचना पड़ेगा। हमें विजन 2030, विजन 2040 और विजन 2050 के ऊपर काम करना पड़ेगा और इनको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि हमने 1 साल के अंदर कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, हमने 5 साल में क्या अचीव करना है, 10 साल में क्या अचीव करना है और 20 साल में हमने क्या अचीव करना है। और उनको हम ट्रैक बैक भी करते रहें, देखते रहें कि जो टारगेट्स हमने सेट किए थे क्या वो हमने अचीव किए हैं, अगर नहीं किए तो क्या इश्यूज़ थे, ताकि हम उनको सॉर्ट आउट करके आगे फ्यूचर में अच्छा काम कर सकें। पूरी दुनिया एक बड़ा विज़न रखती है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इलेक्शन का सोचा जाता है। इलेक्शन से 2 माह पहले सारे तरक्याती काम अनाउंस हो जाते हैं और तरक्याती काम होना भी शुरू हो जाते हैं, बजट भी चले जाते हैं, तरक्याती फ़ंड्स भी रिलीज़ हो जाते हैं। तो हमें इससे निकलना पड़ेगा। अब हमें अपनी कौम का सोचना पड़ेगा और आने वाली नस्लों का सोचना पड़ेगा। हमें फ़ॉरेन पॉलिसीज़ और फ़ॉरेन ऑफिस के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा ताकि हम दुनिया में तन्हाई का शिकार ना हों। इसके लिए मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक कॉम्पिटेंट फ़ॉरेन ऑफिस होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत के पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि जब भी कोई फ़ॉरेन मिनिस्टर बाहर जाए किसी मुल्क के साथ एग्रीमेंट करे तो उन मुल्कों को पता होना चाहिए कि ये जो एग्रीमेंट करके जा रहा है ये हमारा पूरा होगा और फ़ॉरेन मिनिस्टर के पास फुल इख्तियारात हैं। आखिर में मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस वतन अज़ीज़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाया करें। आप चाहें तो इन रिकमेंडेशंस की अपनी वीडियो बना के आगे शेयर कर दें या फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शऊर फैलाएं और अगर हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर अमल दरामद कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद।